Hello, students. I know that you all are studying and reading your material at home. And technically, when we say about reading, especially the new language, then we have to follow some certain rules in new language. जैसा कि आपको पता है कि जब आप न्यू लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप उसमें रीडिंग का क्या महत्व है, व्हाट इज़ रीडिंग and what are the attributes of reading, different stages of reading, um, different types of reading, intensive and extensive types of reading, then how you will teach students reading a poem which is called recitation a poem, and teaching a prose or reading a prose. सो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, व्हाट इज़ रीडिंग, रीडिंग क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रीडिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग and intensive extensive reading, difference between intensive and extensive reading, reading of prose or teaching of prose, teaching reading of poetry and difference between two. So आप किस तरह से बीइंग अ टीचर आप किस तरह से बच्चों को पढ़ना सिखाओगे, स्पेशली पोइम को, मीन्स पोइम रिसाइटेशन, कविता पाठ इन हिंदी, एंड प्रोज को आप किस तरह से, कौन से टेक्निक्स, किस तरह से आप बच्चों को प्रोज पढ़ा सकते हो. ओके, सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक हियर. व्हाट इज़ रीडिंग, रीडिंग क्या है. रीडिंग इज़ अ प्रोसेस of the brain where you look at symbols on a page and your mind sees the patterns of characters and understands the meaning in them. If you develop good reading skill, it will be very helpful to your future or in your future. So simply we can say that reading जो है वो 3 things पर आधारित है mainly. It is based on 3 things. Symbols और symbol, आप जो अक्षर देखते हैं पेज पर प्रिंट हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक शीट पे डिजिटली, या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखते हैं, दोज आर सिंबल. और जब उन सिंबल को आप उच्चारण करते हैं उनका, व्हेन यू अटर दो सिंबल्स, दैट इज़ कॉल्ड साउंड. जब आप फोनेटिक्स की साउंड अटर करते हैं, उसके बाद while creating the sound or reading them you get a sense. So 3 things are there in reading: symbols, sound and sense of those symbols. So first we do recognition of graphics marks. जो आपके सामने graphics होते हैं mean symbols. Second, technically you can say the correlation of these with formal linguistic elements. You correlate the symbols, then the correlation of these with the meaning, then you relate with the meaning of those elements. So reading में ये तीनों चीज़ें combine होती है, especially foreign language which is English. अगर आप बच्चों को English language पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं तो you have to follow these all, you have to take care of these things, and all these things means symbols, sound and sense will be there while reading. Let's discuss first attributes of good reading. When we start reading, we do consider these all steps or these all points. Number 1, selection. जब भी आप कोई किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, एट्रीब्यूट्स जो हैं अच्छी गुड रीडिंग के. नंबर 1, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. जो आपने कुछ कंटेंट पढ़ना है आप उसको सिलेक्ट करते हो. फर्स्ट यू चूज़ कि आपका टारगेट क्या है, आप किससे रिलेटेड जो थिंग है, कंटेंट है, वो पढ़ना चाहते हो. वेदर यू वांट टू रीड पोइम, पोइट्री और प्रोज और अ फिक्शन. नेक्स्ट इज पर्पस. पर्पस मीन्स उसके पीछे क्या उद्देश्य है. वाई यू आर रिसाइटिंग अ पोइम और रीडिंग अ पोइम, वाई यू आर रीडिंग अ प्रोज, अ स्टोरी, अ नॉवल. आप क्यों एक नावल पढ़ रहे हैं, आप क्यों एक पोइम का, एक कविता का पाठ करें इंग्लिश में. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर पर्पस, तभी आप आगे पढ़ पाओगे. देन
strategies. As we know, we follow the timetable for everything, every task. In within 10 minutes I have to get ready. आप जब स्कूल या कॉलेज आते हो तो आपका एक स्ट्रेटजी होती है कि आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है और फटाफट से 10 मिनट के अंदर कॉलेज को रेडी होना है. सो सेम वे आप जब रीड कर रहे होते हो, गुड एट्रीब्यूट आपको ये मतलब सिखाते हैं, यू शुड हैव गुड स्ट्रेटजीज़ कि आपने ये 10 मिनट्स में, आपके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि 2 लाइन्स 2 सेंटेंस पढ़ने के लिए आप कितना टाइम लगाते हो या आप किस तरह से पढ़ोगे, हाउ यू विल रिसाइट अ पोइम. ऐसा नहीं है कि आप 1 पैराग्राफ को 2 आवर्स में पढ़ो. सो स्ट्रेटजी मस्ट बी देयर. नेक्स्ट इज स्पीड. सेम थिंग, स्पीड हेयर कि आप बहुत तेज़ी से तो नहीं पढ़ रहे हो, यू आर टेकिंग योर टाइम. प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन शुड बी देयर वाइल रीडिंग. आप अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ें, केयरफुली विद गुड प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर कंप्लीट sentences should be there, completion of the sentence. So ऐसा नहीं है कि आप कुछ पीस skip कर दो. You should not skip any word, any alphabet. That will give a bad sound. So there should be a good style of or good speed of reading. प्रोज आप ढंग से पढ़ोगे. पोइट्री का जो रिसाइटेशन होता है उसका एक अलग चार्म होता है, अलग स्टाइल होता है. वी विल डू फर्दर. रिदम होती है, पोइम को पढ़ने का स्टाइल कुछ और होता है, प्रोज को पढ़ने का कुछ और स्टाइल होता है. प्रोज को हम एक फॉर्मल वे में पढ़ते हैं, बट पोइट्री को रिसाइट करने के लिए हमें टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रख के उसको पढ़ना होता है. रिदम उसमें होती है, मीटर होते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट. देन नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअल. किस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेरी इजी एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं मॉर्निंग असेंबली में, सो इट शुड बी वेरी क्लियर साउंड एंड लाउडली. ऐसा नहीं है कि आप जब मॉर्निंग असेंबली में न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी आवाज़ धीरे से आए. नो, एक प्रॉपर मैनर होता है डिफरेंट कंटेंट को पढ़ने का. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द कॉन्टेक्चुअल शुड बी डिफरेंट, आपका स्टाइल अलग होगा. बट आप एक स्टोरीज किसी को नरेट कर रहे हैं, दैट शुड बी सेपरेट. जब थॉट ऑफ द डे बोलते हो तो उसका कुछ और स्टाइल होता है. सो रीडिंग हैज़ डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल. किस संदर्भ में आप रीड कर रहे हैं डिपेंड करता है. लाउड रीडिंग आप कर रहे हैं या साइलेंट रीडिंग आप कर रहे हैं, द पर्पस ऑफ दैट. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग. मीन्स अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि आप जो पढ़ रहे हो, किस संदर्भ में आप पढ़ रहे हो, वो आपको समझ आना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रीडिंग. एक अच्छी रीडिंग के क्या क्या गुण बोल सकते हैं हम, ये होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर डिफरेंट स्टेजेस इन टीचिंग रीडिंग. जब आप बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहे होते हैं तो क्या क्या स्टेजेस हैं. नंबर 1, वी हैव मेजरली 3 stages here. Preparatory reading, you have to prepare your content. Then productive reading stage, and last one is enhancement stage. So first जो है हमारा preparatory reading जो है, उसके आगे various steps हैं. Preparatory reading means preparatory reading, preparations of groundwork on which teaching reading will flourish. मीन्स जब आप बच्चों को, आपने देखा होगा when teacher asks students to read, she instructs them, open your textbook of English literature and start reading chapter 1 of your book. So this is preparation. You are going to prepare your students what to read and from where to read, and the following steps comes under it. इसके अंतर्गत जो आपके अदर स्टेप्स हैं, फर्स्ट इज़ लेटर. देन टीचर जब एक बार बच्चों को गाइड करेगी तो बच्चे क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे रीडिंग. देन फर्स्ट स्टेप्स कम हियर, लेटर रिकॉग्निशन. बच्चे जो हैं वो लेटर को रिकॉग्नाइज करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज द लेटर. एज यू नो, इनिशियल स्टेजेस पे जब नर्सरी केजी या फिर फर्स्ट क्लास तक बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के
पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको अल्फ़ाबेट्स की फोनेटिक साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है. सो फर्दर दे विल बी एबल टू, 5th तक बच्चे 4th और 5th के बच्चे अच्छे से रीड कर पाते हैं कंटेंट को. सो लेटर रिकॉग्निशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. use of blackboard. Teacher can use blackboard for difficult words, or as a teaching aid she can use blackboard. She can write their sentence. Teacher board पे sentence लिख सकती है, उस तरह से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं. Next is teaching through known objects. Known objects in the sense while showing them objects she can make sentences. जैसे आप बच्चों को एक एप्पल दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है, एंड उसके रिगार्डिंग आप 5-6 सेंटेंस यू कैन राइट ऑन द बोर्ड, और यू कैन शो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, एंड आप पिक्चर दिखा सकते हैं, यू कैन शो देम पिक्चर्स, एंड you can ask them to make sentence and read them, and you can ask them to pronounce very well without making any mistake. Next is here through action. As you know that टीचर कैन राइट ऑन द बोर्ड फ्यू सेंटेंसेस. टीचर इसमें क्या करती है, बच्चों को एक्शन के थ्रू पढ़ना सिखा सकती है. टीचर बोर्ड पे 3-4 सेंटेंस लिख सकती हैं और इनेक्ट करके बच्चों को बोल सकती हैं इसको एक्शन करते हुए पढ़िए जो बोर्ड पे लिखा है. तो बच्चे एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना सीखेंगे, रीड करेंगे ब्लैक बोर्ड से. जैसे आई एम अ कैट, तो बच्चे कैट की तरह, या फिर आई एम अ काइट, काइट की तरह हाथ हिलाते, आई एम अ बर्ड. इस तरह से बच्चे एक्टिंग भी करेंगे और उसको रीड भी करेंगे. पोइम में आपने देखा होगा बच्चे पोइम या फिर पोइट्री साइटेशन जो होती है उसमें बच्चे पोइम को पढ़ते पढ़ते इनेक्ट भी कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज थ्रू वर्ड बिल्डिंग कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स यू कैन से. फ्लैश कार्ड की सहायता से भी आप बच्चों को रीड करना सिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज टीचिंग थ्रू गेम्स. वेरियस गेम्स कैन बी देयर. Jumble words, jumble sentences can be there. Rearrange the sentence pattern. And while making them reading through games, teacher उनको instructions के through भी पढ़ा सकती है. Open the door, action करने को बोल सकती है, and उनको बोल सकती है read a line from the book and enact that. जो आप बुक में पढ़ रहे हैं उसको इनेक्ट करिए. और सिमिलर साउंड्स के वर्ड को सिलेक्ट करिए. सो रीडिंग में बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं. बुक से नाउन वर्ड्स को ढूंढ के उच्चारण करिए उनका. अटर द वर्ड्स, नाउन वर्ड्स, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरह से लिस्ट बनाइए और उनको रीड करिए. अंडरलाइन इट एंड रीड इट लाउडली. इस तरह से टीचर गेम्स के थ्रू भी बच्चों को टीच कर सकती है. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज. प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज मीन्स इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो शेप्स को देखकर किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्टिव मीनिंग को देखकर बता सकते हैं. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू द सेट ऑफ शेप्स एंड विजुअल पैटर्न्स टेक द शेप ऑफ ऑटोमेटिक हैबिट्स. यहाँ पे जो प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज है, पहले बच्चों को इनिशियल स्टेजेस पे एक्सप्लोरेटरी रीडिंग सिखाई जाती है, गेम्स जैसे छोटे क्लासेस पे. फिर उसके बाद प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज आती है जब बच्चे खुद से अल्फ़ाबेट्स को देखकर इमेजिन करके प्रोडक्टिविटी उनमें ये सारी काबिलियत आ जाती है, उनको आदत बन जाती है, काफ़ी वर्ड्स उनके फैमिलियर हो जाते हैं. तो इस तरह से वो खुद से इमेजिन करके प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से, हर वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए इंटोनेशन के साथ, स्ट्रेस के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. थर्ड स्टेज जब बच्चे और थोड़ा सीख जाते हैं रीडिंग, देन दैट इज़ कॉल्ड एनहांसमेंट स्टेज. इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं. वो
एकदम से फ्लो में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड विदाउट एनी मिस्टेक। बच्चे जो हैं वो बिना किसी स्ट्रेस के विद गुड प्रोनाउंसिएशन एंड विद गुड इंटोनेशन बहुत अच्छे से रीड कर पाते हैं और वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह की आपकी जो पिच है वो इस रीडिंग के लिए चाहिए, कंटेंट क्या है। अगर पोइम है तो किस तरह से पढ़नी है, न्यूज़ है या थॉट है या फिर प्रोज़ है या कोई जर्नल पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से पढ़नी है। सो इस स्टेज में बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि दे कैन रीड इट very well and purposeful. Okay, now let's talk about the methods or approaches of teaching reading English language. So अगर आप बच्चों को इंग्लिश रीडिंग पढ़ा रहे हो, इन द सेंस आप बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करना सिखा रहे हो, तो आप कौन सी अप्रोचेज या मेथड यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वी हैव हियर अल्फ़ाबेटिक मेथड। एज द नेम सजेस्ट, अल्फ़ाबेटिक मीन्स बच्चों को आप अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो। इसमें यू मेक देम टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट्स। जैसे A to Z आप उनको अल्फ़ाबेट्स पिक्चर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज करवाते हैं एंड प्रोनाउंस करवाते हैं, एंड आफ्टर दैट यू मेक दैम टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड वाइल हेल्पिंग ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि आप बच्चों को वेरियस अल्फ़ाबेट्स के साथ एक न्यू वर्ड ज्वाइनिंग सिखाते हो इसमें, CLASS। सो इट while combining it we make it a new word, class. So here students learn reading while joining the alphabets. Next is the phonetic method. In this method the students are told the common sounds of various letters. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो आपका डिफरेंट लेटर्स हैं उनकी कॉमन साउंड्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना सिखाया जाता है और उस पर फोकस कीजिए। सिमिलर वर्ड्स, फोनेटिक जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हैट, मैट, रैट। सो हेयर द वर्ड्स टू बी टॉट एट द अर्ली स्टेजेस includes here, and these are the words those which with more or less regular spellings: HAT, hat, MAT, mat, RAT, rat, SAT, sat. So here students learn alphabets. Afterwards they try to pronounce another word, similar words. यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर वर्ड्स, जैसे कि फोनेटिक मेथड है ये, इसमें बच्चों को सिमिलर वर्ड्स को रीड करना सिखाया जाता है जिनकी सेम साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मैट, रैट, हैट, साउंड सेम आ रही है। सो फोनेटिक मेथड, दिस इज कॉल्ड फोनेटिक मेथड। नेक्स्ट इज द वर्ड मेथड और द लुक एंड से मेथड. So in this method the word is the unit of reading. A word is written on a flashcard. It is combined or compiled while taking help of a flashcard. इसमें क्या होता है, टीचर एक फ्लैशकार्ड बनाती है, उस पर कुछ वर्ड्स लिख देती है, एक वर्ड लिखती है। ये एक दिस मैथड इज़ डिपेंड ऑन वर्ड यूनिट, मीन्स इसमें एक शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग है, वो सिखाई जाती है। इसमें टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड को कार्ड पे लिखती है और उसका जो मीनिंग है वो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश इसको रीड करते हैं, इमिटेट करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट, तभी इसको यू कैन ऑल्सो कॉल इट लुक एंड से मैथड। आपको फ्लैश कार्ड को देखना होता है एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लुक एट द फ्लैश कार्ड एंड pronounce the word written on the flashcard. You can give the pronunciation as well as the meaning of that word. So next we have here the phrase method. In this method the unit of learning is a phrase, a complete phrase, not a single word. So
According to Menon and Patel, the phrase method is based on the assumption that phrases are more interesting than words and place emphasis on meaning. It is believed that since good readers recognize group of words at each fixation of the eyes, the phrases methods should foster rapid growth of efficient reading. जो phrases हैं complete एक single word जो है वो eyes को fix कर देते हैं. Students wait for the next word flashcards के through. But here with the help of phrase method, total sentence or total phrase is given for reading to the students. यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को एक शब्द नहीं जबकि पूरा जो सेंटेंस है पूरा फ्रेज उनको रीड करने के लिए कहती है. इससे क्या है बच्चे पूरी सेंटेंस को क्रैम कर लेते हैं और रीड कर पाते हैं और जो उनकी धीरे धीरे रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है. नेक्स्ट इज द सेंटेंस मेथड. इन दिस मेथड द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लर्निंग. सो कंप्लीट सेंटेंस हियर अगेन. फ्रेज do good have good. Sentence she is working hard. एक फुल पेज सेंटेंस इसमें बच्चे रीड करते हैं. But this method cannot be useful for all types of children. Why? Because एक एवरेज स्टूडेंट है अगर या फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप फुल सेंटेंस पढ़ने को बोलोगे मे बी दैट स्टूडेंट मस्ट हैव अ प्रॉब्लम. बिकॉज इनिशियल स्टेजेस पे बच्चों को 2 और 3 वर्ड्स या फ्रेजेस बच्चों को सिखाए जाते हैं. फुल प्लेज सेंटेंस या फिर 2-3 सेंटेंस बच्चे नहीं पढ़ पाते. सो हेयर द सेंटेंस मेथड मीन्स हेयर यूनिट ऑफ रीडिंग इज होल सेंटेंस. पूरे सेंटेंस को इसमें बच्चे रीड करते हैं. सेंटेंस मेथड हेल्प्स टू प्रिवेंट वर्ड बाय वर्ड रीडिंग. This method lays the foundation of all the attitudes and skills required for good reading. So we can say that these are the methods or approaches of teaching reading a new language or a target language. Next we have here problems in learning टू रीड इंग्लिश. क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को जब बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं. बिकॉज यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, रीडिंग स्किल की. सो अनफैमिलैरिटी टू साउंड्स. बच्चों को फोनेटिक्स की नॉलेज नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज, सिम्बल्स की नॉलेज नहीं होती है. दे डोंट नो व्हाट आर द वाउल सिम्बल्स, वाउल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, symbols, what are the symbols of these sounds. So वो गलत प्रोनाउंस करते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट उनको उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है और मे बी देयर इज़ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम. And next is irregularity of English spelling. See, next to write, problem of script in the sense for Hindu students or Hindi language students can read English very well. Why? Because देखो जो हिंदी के जिनको हिंदी आती है, इंडियन स्टूडेंट्स मैक्सिमम हिंदी जानते हैं, हिंदी उनकी मदर टंग है. तो हिंदी के जो लेटर्स हैं आप किस तरह से पढ़ते हो, राइट टू लेफ़्ट टू राइट वर्ड्स. बट जो उर्दू या फिर विच लैंग्वेज ऐसी हैं, कई सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जिसको हम राइट टू लेफ़्ट साइड को पढ़ते हैं. सो उनको टेक्निकली वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से कहाँ को पढ़ना है. दे डोंट हैव द रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग लाइक दिस. सो जो उर्दू जिनकी मदर टंग है उनको थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज़ हेयर इरेगुलरिटी ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स. सो इरेगुलरिटी ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स. आपने कई इंग्लिश स्पेलिंग्स में देखी होंगी कई वर्ड साइलेंट होते हैं. जैसे कई ऐसे वर्ड हैं जिनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो साउंड है, साउंडलेस है. फॉर एग्जांपल नाइफ, इट इज़ KNIFE. सो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि के की कनाइफ क्यों नहीं है ये. या फिर नॉलेज जो है उसकी स्पेलिंग है
KNOWLEDGE। ये knowledge क्यों नहीं है? वाई वी कॉल इट, वी रीड इट नॉलेज। सो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है रीडिंग में। नेक्स्ट वी हैव हेयर, कई बार साइलेंट भी होते हैं कुछ वर्ड, जैसे आप ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट में ह साउंड साइलेंट है यहाँ पर। साइकोलॉजी में P लगा होता है पहले। फिजिकल, तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कई साइलेंट वर्ड भी होते हैं, सो विच इज़ इरेगुलर टू देयर मदर टंग। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़। कई बार फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण भी, जैसे कि कई बच्चों की जो माउथ और स्पीच ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते हैं, एंड कई बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, या कोई एक्सीडेंटल कोई बैकग्राउंड होता है उनका जिस कारण वो प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं, लाउड रीडिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, और कई बच्चे शाई नेचर के होते हैं। दे डोंट फील कंफर्टेबल वाइल रीडिंग इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ टीचर और स्टूडेंट्स। सो इंट्रोवर्ट टाइप्स के होते हैं, उनको फियर, साइकोलॉजिकल फियर भी होता है कि इफ़ आई विल अटर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन टीचर विल चाइड हिम और हर, टीचर उनको डांटेगी। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी क्लास में भी कई वैसे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, आप में से ही कई बच्चों को, आप भी होंगे शायद, कि आपको रीडिंग करते क्लासरूम में जब आपको रीड करने को कहा जाता होगा तो आप इस डर से, आपको यही डर रहता होगा कि अगर हम गलत कुछ प्रोनाउंस करेंगे तो टीचर हमें डांटेगी या हमारी क्लासरूम में मजाक उड़ेगा। सो इट कैन बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ रीडिंग। कई बार जो रीडिंग प्रोसेस है, यानी कि बच्चों की जो रीडिंग स्किल है वो इनिशियल स्टेजेस पे डेवलप नहीं हुई होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं मिली होती है। मॉन्टेंसरी स्टेज बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी आइज़ वगैरह में वो देख नहीं पाते हैं। कई बच्चे देख बुक में रहे होते हैं। वाइल प्रोसेस ऑफ रीडिंग, जब टीचर उनको पढ़ने को बोलती है तो कई बार वो वर्ड स्किप कर देते हैं नोइंगली। सो बट टीचर ने कहा है कि जस्ट कीप ऑन रीडिंग। वो टीचर अगर करेक्ट ना करें तो यहाँ पर रॉन्ग प्रोसेस, बच्चे के अंदर गलत हैबिट इनकलकेट हो जाती है। सो प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ रीडिंग शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट शुड मूव देयर आइज, should not move their eyes from the reading content given to them, and they should not they should use of their finger. Putting of finger by the pupils from words and phrases should be discouraged. Why? Because they will not know, they will not make their habit of reading without putting finger. छोटे बच्चों को आदत होती है कि वो उंगली लगाकर पढ़ रहे होते हैं, बट उनको धीरे धीरे उंगली लगा के पढ़ने की आदत हटानी है और नहीं होनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस पर ये चलता है, लेकिन जब वो थोड़े एडल्ट हो जाएं, यानी कि फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स, बच्चों को इस तरह की आदत नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल आर द प्रॉब्लम्स वी फेस वाइल रीडिंग इंग्लिश और वाइल टीचिंग रीडिंग इंग्लिश। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ रीडिंग वी कैन express it like intensive reading and intensive reading. रीडिंग को हम टू टाइप्स से डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें, देन रैपिड रीडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल और लॉन्गर रीडिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग, जहाँ पर हम एक्सटेंसिव बहुत सारे कंटेंट को रैपिडली पढ़ रहे होते हैं, पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ना, इजी एग्जाम्पल। एंड इंटेंसिव रीडिंग क्या है? रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। जब हम स्पेसिफिक पैराग्राफ को, कंटेंट को डिटेल में पढ़ रहे होते हैं,
और उसके पीछे हमारा कोई मोटिव होता है, एम रहता है, उद्देश्य रहता है, और उसके बेस पर हम कुछ आगे करने वाले होते हैं, दैट इज़ इंटेंसिव। प्रॉपर पढ़ना, एक एक चीज़ को देखना। इंटेंसिव रीडिंग जो है इसमें डिटेल मीनिंग दिया होता है, और वोकैबलरी और ग्रामर की नॉलेज बच्चों को साथ साथ दी जाती है। और ये आप इसका एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं जब आप अपने क्लासरूम में बैठकर आपके कोर्स की बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। बट एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो जब आप रैपिड रीडिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, इट कैन बी न्यूज़पेपर ऑल्सो, जो आपके कोर्स में नहीं है, मैगजीन ऑल्सो। इसका पर्पस होता है जस्ट टू टू गेट नॉलेज, और टू गेट बिजी, और टू गेट सम स्टफ टू रीड। इसके पीछे आपका जिस तरह से इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो फॉर्मल वे है, यानी कि जो आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ आउट ऑफ योर कोर्स और सिलेबस, योर करिकुलम। लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट, यू कैन से इट, एन्जॉयमेंट एंड जनरल रीडिंग स्किल्स। आजकल आप अपने घरों के अंदर हैं, हो सकता है आप में से कई बच्चों को रीडिंग करना पसंद है, हैबिट है आपकी, यू एन्जॉय वाइल रीडिंग एनी नॉवल, कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हो आजकल घर बैठ के, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ द एक्सटेंसिव रीडिंग। बट इंटेंसिव रीडिंग में आपको टीचर आपके कोर्स की बुक या फिर आप खुद कोर्स की बुक पढ़ते हो, उसमें आपको प्रॉपर ग्रामर और वोकैबलरी की भी नॉलेज दी जाती है। सो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। As you can see, extensive reading, long text books means novels, magazines. Intensive reading, short text जो आपके सिलेबस में होती है। Help students to develop reading fluency। जो भी आप एडिशनल पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, नॉवल वगैरह जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करती है, पढ़ने की आदत आपकी बनती है। इसको पढ़कर आप एक दिन एक पेज पढ़ोगे, नेक्स्ट डे आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप 2 पेज पढ़ोगे। देन जो आपकी इंटेंसिव रीडिंग है, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप रीडिंग स्किल, वोकैबलरी एंड ग्रामर नॉलेज। जो आपके कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज की बुक लगी होती है, उसके थ्रू आप अपने ग्रामर को सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं, उसमें क्या क्या ग्रामर यूज़ हुआ है, वोकैबलरी आपकी इन्हांस होती है, और साथ ही साथ आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है। स्किल डेवलपिंग इज़ इन इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट इज़ जनरल अंडरस्टैंडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो आपकी जो जनरल अवेयरेंस है उसको बढ़ाती है। डिटेल मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल मीनिंग प्रोवाइड करवाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज़ की। बट इंटेंसिव रीडिंग है वो लिंग्विस्टिक्स कंपोनेंट्स पे बेस्ड है बेसिकली, क्योंकि वो आपके कंटेंट से कनेक्टेड है। आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, इंग्लिश की बात करें यहाँ पर, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बुक जो है आप उसमें लिंग्विस्टिक्स पर्पसफुल तरीके से आप सीख सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स के कंपोनेंट्स, फनीम, मॉर्फीम, जितने भी टेक्निकल आपकी लिंग्विस्टिक्स की जो टर्म्स हैं वो आप उसमें सीखते हो। बट एक्सटेंसिव रीडिंग में आप जस्ट एक तरह से वो पढ़ते हो चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत जिसकी नॉलेज है, आप जस्ट पढ़ते हो खुद की इन्जॉयमेंट के लिए। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, देन आपका बीइंग अ टीचर क्या रोल रहता है, रोल ऑफ अ टीचर। एक्सटेंसिव रीडिंग में एज अ प्रोमोटर आपको टीचर्स बोलती हैं अपनी जीके बढ़ाइए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अदर स्टफ ऑल्सो। इंटेंसिव रीडिंग में ऑर्गेनाइज़र का रोल होता है टीचर का। टीचर ऑर्गेनाइज करती है, मीन्स टीचर बोलती है ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश रीडर, and today we will study about or read a new chapter, like this. So teacher is organizer here. In extensive reading, teacher persuades students, and in intensive reading,
टीचर जो है वो ऑब्जर्वर का काम करती है, बच्चे पढ़ते हैं और टीचर उसको ऑब्जर्व करती है कि वो सही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है. देन टीचर मॉनिटर स्टूडेंट्स रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग में टीचर मॉनिटर करती है कि बच्चों ने न्यूज़पेपर, ओके कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस. एक कैजुअल वे में आप बोल सकते, कैजुअल अप्रोच यूज़ करते हैं टीचर यहाँ पर. बट इंटेंसिव रीडिंग में टीचर एक तरह से प्रमोट करती है बच्चों को कि दिस इज़ रीडिंग हैबिट इज़ गुड, यू शुड रीड, एंड दिस इज़ नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन. टीचर बच्चों को प्रमोट करती है, प्रॉम्प्ट करती है कि ये गलत तरीका है और आपको सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इस सेंटेंस को पढ़ना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. क्या एम है इसके, क्यों एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है? द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट बिकम बेटर एट द skill of reading rather than reading to the study the linguistic or language itself. Extensive reading is sometimes known as graded reading or sustained silent reading. Very important point here. Extensive reading जो है उसका उद्देश्य है जस्ट बच्चों को एक रीडिंग हैबिट देना, बच्चों को एक तरह से उनके हैबिट में इन्वेल करना कि बच्चे पढ़े, खाली समय पे पढ़ पाएँ और कुछ भी स्टफ़ पढ़े, उनको बिज़ी रखने में हेल्प करती है. और एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग साइलेंट रीडिंग को भी प्रमोट करती है. बच्चे कहीं पर भी अपने फ्री टाइम में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और एक तरह से बच्चे घर पे बैठ के जोर से नहीं पढ़ते हैं, इस पर कहीं पर भी अपने लाइब्रेरी में या कहीं और घर पर भी साइलेंट मोड पर पढ़ सकते हैं. Read quickly and enjoy with adequate comprehension so that they don't need a dictionary. See, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने कोर्सेज़ की बुक में तो उनको एक एक वर्ड देखना पड़ेगा कि क्या मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा. बट एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो बच्चे अपने शौक के लिए और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जस्ट आपको एक नॉलेज चाहिए, आपको टच चाहिए रीडिंग का, दैट्स इट. आप डिक्शनरी नहीं खोलते हो. Let's talk about the why do we need extensive reading. क्यों extensive reading की जाती है? It allows students to meet the language in its natural context. Because यहाँ पर हमने पढ़ लिया है as we know कि students जो हैं वो अपने हैबिट फॉर्मेशन के लिए, अपने टेस्ट के लिए कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज में वो रीडिंग करते हैं. और रीडिंग करने से आपकी वोकेबलरी तो बढ़ती ही है, चाहे आप इंटेंसिव करो या एक्सटेंसिव रीडिंग करो. हेल्प मतलब आप चाहे कोई भी मटेरियल पढ़ो या फिर अपने कोर्स की बुक्स पढ़ो, दोनों से आपकी जो वोकेबलरी है वो इन्हांस होती है. हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड रीडिंग स्पीड रैपिडली फ्लुएंटली, क्योंकि हम एक्सटेंसिव में कोई भी रैंडम रीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, न्यूज़, मैगज़ीन, व्हाटएवर, तो हम रैपिडली पढ़ते हैं. रैपिड फ्लुएंसी इससे हमारी जो, अगर हम डेली पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी इससे स्पीड भी बढ़ती है पढ़ने की और फ्लुएंसी भी आपकी आती है रीडिंग में. नेक्स्ट इज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, enjoyment and a love of reading which makes students more effective language users. आप अगर डेली आपको बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या अपने स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हैं इंग्लिश मैगज़ीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश कुछ भी आप स्टफ़ पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस की जो बुक है, करिकुलम की जो बुक है, उसके अलावा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. इससे बच्चों का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस उसमें उनके अंदर आता है और वो इन्जॉय भी करते हैं. जैसे कुछ बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ है तो इंग्लिश कॉमिक्स वो पढ़ सकते हैं, एंड कुछ को पोइम्स का या फिर स्टोरी पढ़ने का शौक़ होता है. अब स्टोरी की बहुत सारी आगे फीचर्स काइंड्स होते हैं, हॉरर स्टोरी या कोई लव स्टोरी, व्हाटएवर. तो इस तरह से वो अपनी इन्जॉय फील करते हैं, मोटिवेट होते हैं. मोटिवेशनल स्टोरी, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं. इट अलाउज रीडर टू लिसन अ लॉट इंग्लिश और एट ओके. आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि यू शुड लिसन न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स
और रेडियो और वाइल लिसनिंग आप देखते हैं वहाँ पे न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है, लिख के आ रही होती है टीवी पे, तो वो आप पढ़ने को बोल सकते हैं उनको। एंड इंग्लिश मूवीज़ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टेक्स्ट साथ में चल रहा होता है, काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी उनको बोल सकते हो। सो इस तरह से वो एक तरह से हैबिट फॉर्मेशन आप उनकी करवाते हो, उनको इंग्लिश के जो फोनेटिक्स हैं, इंग्लिश के जो साउंड्स हैं उनके माइंड पे वो एज अ सिम्बल्स काम कर रही होती है, वो उसको फील कर रहे होते हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट इज़ हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ ग्रामेटिकल पैटर्न्स वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट। लिटिल बिट आप ग्रामर भी इसमें जो बच्चे हैं वो देखते हैं, किस तरह से किस तरह के स्टफ़ में किस तरह का ग्रामर यूज़ किया है। ऑल दो एक्सटेंसिव में ग्रामर की उनको कोई नॉलेज नहीं देता है, बट दे देयर सेल्फ कैन जज इट। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में बात करें रीडिंग स्किल की, तो आपके पास बहुत सारे यॉनर होते हैं आप जिसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोज, पोइट्री, कॉम्पोजिशन। सो अगर हम आज हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट प्रोज एंड पोइट्री, रीडिंग स्किल ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोज में क्या क्या प्रोज के क्या क्या टाइप्स हैं और पोइट्री के क्या क्या टाइप्स हैं या यॉनर है। सो प्रोज में आपका फिक्शन आता है, नॉन फिक्शन आते हैं। फिक्शन यानी कि जिसमें शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवल आते हैं। नॉन फिक्शन जिसमें एसेज आते हैं आपके। एक इंग्लिश टीचर, अगर आप अच्छे इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो या फिर जस्ट फॉर अ कॉमन नॉलेज, यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री स्टफ। नेक्स्ट है आपके पास पोइट्री। पोइट्री में जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक पोइट्री होती है, जिसमें कि सिंपल लिरिक होते हैं, सॉन्ग होते हैं, सोनेट होते हैं, एलेजी, ओड, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, यॉनर बोलते हैं इसको। पोइट्री में नैरेटिव पोइट्री भी होती है और ड्रामेटिक पोइट्री भी होती है। 3 तरह की पोइट्री होती है, लिरिक, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक। लिरिक आप देख सकते हैं सिंपल, सॉन्ग, सोनेट, एलेजी एंड ओड। नैरेटिव पोइट्री है यानी कि किसी ने नरेट की है ये पोइम, यानी कि बैलेड, मेट्रिकल, रोमांस या एपिक। ड्रामेटिक पोइट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सॉलिक्वली, कैरेक्टर स्केच, इस तरह की तीन कैटेगरीज को आगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है। सो एक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए प्रोज एंड पोइट्री के बारे में। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द पोइम। What is poem? A piece of writing set out in short lines with noticeable rhythm. Poem without rhythm जो poem है वो एक बोल सकते हैं, वैसे हमने टाइप्स हमने देख लिए हैं इससे पहले, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बट एक नॉर्मल जो पोइम होती है उसमें रिदम आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर प्रॉपर रिदम, क्योंकि पोइम जो है वो रिसाइट की जाती है, रीड नहीं की जा सकती है, हम इसको टेक्निकल वर्ड में इंग्लिश जो पोइम्स है उसको रिसाइट किया जाता है, यानी कि कविता पाठ हम उसको हिंदी में कहते हैं। देन पोइट्री, लिटरेरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोइम्स, एक तरह से ही साहित्य का पाठ है, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोइम्स। देन पोइट, जो पोइम को लिखते हैं, those who write poem are called poet, someone who write poetry. So this is very common information about the poem. Okay, before moving towards reading of a poem, technique of reading a poem, you should know about the what is poetry, means how it is different from the prose. ये prose से किस तरह से अलग है, किस तरह से ये फॉर्म की जाती है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के एक इंग्लिश पोइम बनती है। सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर मैटर, सब्जेक्ट मैटर, थीम। जब भी कोई पोइम बनाता है या जब भी कोई इंग्लिश जो पोइट है वो लिखता है तो वो थीम बेस्ड लिखता है, और थीम जो है वो टाइम, डेथ, सोशल सटायर भी हो सकती है, रिलीजन बेस्ड भी हो सकती है, ह्यूमैनिज्म पे भी हो सकती है, कोई भी थीम हो, डिपेंड्स ऑन द पोइट। नेक्स्ट इज टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, स्ट्रक्चर, टोन क्या है, मूड क्या है पोइट का, देन ये पर्सनल मूड पे है या फिर रिस्पॉन्स पे लिखी गई है, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की गई है, इमेजरी क्या है, रिदम कैसी है पोइम की, थीम क्या है,
देन मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे पोइम के टर्म्स हैं. मीटर, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, एजोनेंस, ये सारे टेक्निकल लिटरेरी टर्म्स हैं, पोइटिक टर्म्स हैं. और आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आप ये यू कैन डिफ्रेंशिएट द पोइम फ्रॉम द प्रोज लाइक दिस. सो इन द इनिशियल स्टेजेस मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं KG टू फर्स्ट क्लास, सेकेंड एंड थर्ड क्लास में, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में किस तरह के टारगेट रहते हैं. एक पोइम को पढ़ाते समय, रिसाइट करते समय टीचर का क्या रोल रहता है, या क्या किस मोटिव से बच्चों को पोइम्स बताई जाती हैं. यू कैन सी हियर KG टू फर्स्ट क्लास, राइम, रिदम, लाइन ब्रेक, एलिट्रेशन, इमेजरी, बच्चों को इस तरह की नॉलेज क्रिएट की जाती है बच्चों के अंदर. देन सेकेंड एंड थर्ड क्लास में सिनोनिम, एंटोनिम, सिमिली, मेटाफर, पैलिंड्रोम, पन की नॉलेज उनको दी जाती है. देन फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास तक बच्चे जो हैं एनालॉजी, ओनोमेटोपोइया, ईडियम, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरोन, ये सब कुछ डिफाइन करने के या समझने के इस किस तरह की पोइम में क्या यूज़ की गई है ये बता सकते हैं. टेक्निकली अगर हम बात करें, देन हेयर वी हैव द दिस प्रोजेक्ट. दिस ट्रायंगल शोज अबाउट द पोइटिक स्टाइल लाइक थीम, एजोनेंस, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, राइम, ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं एक पोइम की. एक पोइम, इंग्लिश पोइम जो है, ये सब चीज़ें इंग्लिश पोइम में आप देख सकते हैं. थीम, एजोनेंस, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, राइम, रिदम, tone and mood, main idea, summary, style and structure. You can teach your students like this. You can differentiate the poem from the prose like this. आप इस तरह से एक पोइम को जज कर सकते हैं, एक प्रोज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड रीडिंग अ पोइम और रिसाइटेशन ऑफ अ पोइम से पहले आप को ये पोइटिक वोकैबुलरी का पता होना चाहिए. बैलेड है, फ्री वर्से हैं, लाइन, स्टेंजा, सोनेट क्या है, वर्से क्या है. बीइंग अ टीचर यू शुड नो इट एंड यू शुड टेल योर स्टूडेंट्स ऑल्सो. इससे क्या होगा कि बच्चों को पोइम्स के रिगार्डिंग एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे. और रीडिंग करते समय वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ये किस तरह की वोकैबुलरी इसमें यूज़ की गई है, किस तरह की टाइप है ये पोएम का. बैलेड टेल्स अ स्टोरी और डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग, हैज़ अ रेगुलर राइम पैटर्न. बैलेड जो है वो कोई स्टोरी नरेट करती है पोएम, उसको हम बैलेड कहते हैं. जिस पोएम में किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में कोई स्टोरी बताई गई है वो बैलेड है. हैज़ अ रेगुलर राइम पैटर्न, रेगुलर राइम पैटर्न है इसमें. वेरी ऑफन हैविंग 4 लाइन्स पर वर्से, 4 लाइन इसमें होती है, 4 लाइन की बैलेड होती है. 4 लाइन हर स्टैंजा पे 4 लाइन्स इसमें दी होती है, विद द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन्स राइमिंग. इस तरह की जो पोइम होती है बैलेड में, बैलेड की जो पोइम है, स्टाइल है, उसमें सेकेंड और जो फोर्थ लाइन है पोइम की वो आपस में राइमिंग होती है. मेकिंग, शेकिंग, शी इज़ cooking under roof, she is dancing and shaking her body. So इस तरह की एंडिंग में जो आप देखते हैं, लाइन्स की एंडिंग में आपको राइम्स मिल जाएगी एज ए सॉन्ग. देन फ्री वर्से कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एटमोसफियर एंड एक्सप्रेस मूड और फीलिंग. एक तरह से फ्री वर्से हैं जिसमें एक तरह से इरेगुलर राइम यूज़ की गई होती है. इसमें कोई सिस्टमैटिक नहीं होता है कि सेकेंड और फोर्थ लाइन आपस में राइमिंग करेगी. फ्री वर्से जिसमें कि वर्से जो है किस तरह की आपस में कॉम्बिनेशन, राइमिंग कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होती है. देन लाइन यू नो a unit of words consisting of words in a single row. एक लाइन को हम लाइन कहते हैं. स्टेंजा you know very well, a verse of a poem. एक पोइम के पैराग्राफ को हम स्टेंजा कहते हैं, दैट इज़ नॉट पैराग्राफ. प्रोज में हम पैराग्राफ कहते हैं, यहाँ पर पोइम में हम 3-4 लाइन्स की जो पोइम इकट्ठी होती है, 3-4 लाइन्स जो होती है पोइम की, उसको हम स्टेंजा कहते हैं. सोनेट जो होती है 14 लाइन्स की होती हैं एंड इसमें राइम स्कीम्स होती हैं.
वर्से, अ डिवीजन ऑफ अ पोइम, ठीक है। लाइन्स जो होती हैं उसको हम वर्स कहते हैं। सो इस तरह से आप पोइटिक वोकैबुलरी आपको बीइंग अ इंग्लिश स्टूडेंट पता होना चाहिए। सो वाइल रीडिंग अ पोइम यू शुड टेल योर स्टूडेंट्स, और आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए मेटाफर्स क्या है। पोइटिक टर्म है मेटाफर्स। अ मेटाफर compares two unlike things using the words is or was. He is a computer. is यूज़ किया गया है यहाँ पर, was यूज़ किया गया है। मीन्स यहाँ कंपेयर किया गया है कि वो क्या है, एक कंप्यूटर है। ही इज़ अ कंप्यूटर, और ही इज़ अ कंप्यूटर, ही इज़ अ टाइगर ऑफ 7th क्लास। ही इज़ वो अपनी क्लास का शेर है। इस तरह से जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो हम उसको मेटाफर कहते हैं। यू कैन सी हियर वेरियस एग्जाम्पल्स, यू शुड नो अबाउट इट। बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब हम रीडिंग ऑफ पोइम की बात करते हैं और पोइटिक रिसाइटेशन की बात करते हैं, पोइम की रिसाइटेशन की बात करते हैं, तो हम बिकॉज हमने यहाँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ ली है, तो यू शुड नो मेटाफर्स भी आप बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलीज, जहाँ पर हम किसी दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं। दोनों चीज़ें सेम है, मेटाफर एंड सिमिलीज आर सेम, बोथ टू कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मेटाफर में इज़ और वॉज यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम सिमिलीज में एज और लाइक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शाइन्स लाइक सन, लाइक द सन, वो एक सूर्य की तरह चमकती है, और ही शाइन्स लाइक द सन। या फिर एज से भी आप सेंटेंस में आते हैं, ही इज़ एज बिग एज अ कैमल, वो ऊँट की तरह, इतना ऊँट की तरह ऊंचा है। सो बिग, बड़ा है। सो यू कैन कंपेयर लाइक दिस। दोनों पोइटिक टर्म है। एक पोइम में आप इस तरह की लाइन्स को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज पोइम? एक पोइम क्या है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी होता है एकांत। पोइम क्या है? एक अपने भावों का, हमारे भावों का एक नॉन स्टॉप ओवरफ्लो है, जिसे कि हम एकांत में एक्सप्रेस करते हैं। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी। जब एक कवि एकांत में रहकर अपने भावों को व्यक्त करता है नॉन स्टॉपली, उसको हम पोइम कहते हैं। इस तरह से पोइम लिखी जाती है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ, फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश, ने डिफाइन किया है पोइम को। सो सपोज आप अभी आजकल अपने घरों के अंदर हो, यू कैन ऑल्सो कंपोज अ पोइम। एंड पोइट्री शुड रीच द हार्ट टू द रीडर्स एंड रीडर्स बिकॉज इट इमर्ज फ्रॉम द हार्ट टू हार्ट ऑफ अ पोइट। बिकॉज ये डायरेक्ट कहाँ से इवॉल्व हुई है? एक पोइट के भावों के भी व्यक्ति है। इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ ओवरफ्लो ऑफ द आइडियाज ऑफ अ पोइट। सो इट शुड टच टू द हार्ट ऑफ द रीडर। इसके पढ़ने वाले के जो हार्ट को टच करनी चाहिए, इस तरह की पोइम होनी चाहिए। एंड पोइम से आपको प्लेजर मिलता है, यू गेन द प्लेजर वाइल रिसाइटिंग इट। जब आप पोइम को रीड करते हैं, रिसाइट करते हैं, आप खुद से इंजॉय करते हैं, राइम रिदम को इंजॉय करते हैं, एंड आपको खुशी मिलती है। सो प्रोवाइडिंग enjoyment and pleasure, you get the pleasure here while reciting the poem. Again, according to Robert Frost, famous English poet, poetry begins in delight and ends in wisdom. Robert Frost means poetry की शुरुआत जो होती है वो डिलाइटनेस से होती है, एनलाइटमेंट से होती है, जब कोई आइडिया आता है, और एंड किसके साथ होती है? कुछ ओपिनियन के साथ, कुछ विजडम के साथ, जब आपको नॉलेज हो जाती है। सो एक तरह से हम पोइट्री इज़ द हाइस्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होती है। एक पोइट के हार्ट की जो व्यथा है वो यानी कि डायरेक्ट टच होती है रीडर्स के या रिसाइटेशन के थ्रू हर रीडर तक। सो टीचिंग राइम्स, हाउ राइम इन इंग्लिश ब्रिंग द चिल्ड्रन क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। एक तरह से ये तरीका है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के
प्रति अवेयर करने का और उनको अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ जाए, उसके लिए तभी आपके बीइंग इंग्लिश टीचर आप बच्चों को इंग्लिश पोइम्स की भी सहायता ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ इंग्लिश पोइट्री टू गेट देम लर्न इंग्लिश लैंग्वेज और न्यू फॉरेन लैंग्वेज. Rhymes strengthen and develop the memory power of children. What do a rhyme do? क्या होता है पोइट्री रिसाइटेशन से और टीचिंग राइम्स टू स्टूडेंट्स? राइम स्ट्रेंथ एंड डेवलप द मेमोरी पावर ऑफ द चिल्ड्रन. बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, राइम्स को सॉन्ग करके सिंग करते हैं, रिसाइट करते हैं. इससे बच्चों की मेमोरी और जो शार्प होती है और डेवलप भी होती है साथ साथ. दे डेवलप एक्टिव पावर ऑफ इमिटेशन एंड इमेजिनेशन. बच्चों की इमेजिनेशन इससे बढ़ती है एंड उनकी नॉलेज भी इससे बढ़ती है. इमिटेट करते हैं वो टीचर को. सो इमिटेशन पावर एंड इमेजिनेशन, क्योंकि हमने हिंदी लैंग्वेज जो है, बिकॉज वी लर्नड मदर टंग थ्रू इमिटेशन वेरी क्विकली. जिस तरह से हमने हिंदी इमिटेट करके सीखी है, उस तरह से हम इंग्लिश भी जल्दी से इमिटेट और इमेजिनेशन करके सीखते हैं. इस पर राइम्स वाइडन द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी. इससे वोकैबुलरी इन्हांस होती है. राइम्स ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर स्पीच वर्क. एक तरह से आपके जब आप फ्लुएंट बन जाओगे तो आप अच्छे से बोल पाओगे. A sense of achievement and confidence is developed in a young learners. Confidence boost होता है इससे. ज़ोर ज़ोर से रिसाइटेशन करने से बच्चे खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनको कोई सुन रहा है. दे आर रिसाइटिंग अ पोइम. राइम्स उनको सुनने में एक सॉन्ग की तरह लगती है. दे फील वेरी गुड. जिस तरह से हिंदी सॉन्ग्स आप लर्न करते हो गा के, उस तरह से वो भी फील कर रहे होते हैं गानों को, गानों की तरह पोइम्स को. राइम्स आर एन एक्सीलेंट एज टू करेक्ट स्पीच. एक तरह से आपकी स्पीच को सुधारने के लिए एक्सीलेंट एड है. टीचिंग एड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते समय आप राइम्स को यानी कि पोइम्स को एक टीचिंग एड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं to make them fluent. So it also develops reading as well as listening and speaking skill also. So reading के साथ साथ जो rhyme है वो listening and speaking skill भी enhance करती है. You can say these are all are the features of teaching a poetry. So while reading a poem or recitation of poem, effective methods can be introduced to students. टीचर नर्सरी राइम्स या फिर किसी भी पोइम को पढ़ाते समय, रिसाइट करते समय ये पॉइंट्स फॉलो कर सकती हैं. चिल्ड्रन आर टू बी टॉट टू फील द चार्म ऑफ म्यूज़िक एंड रिदम. बच्चों को जब आप पोइम रिसाइट करने को बोलते हो तो उनको साथ में ये भी बताना है कि क्या चार्म फील करके उसको रिसाइट करना है, गाना है पोइम को. रिदम का ध्यान रखना है. नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म्स. ग्रामर की किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है. जस्ट दे हैव टू फील द पोइम. न्यू वर्ड्स शुड बी ड्रिल्ड. न्यू वर्ड्स आप बच्चों को अंडरलाइन करवा सकते हैं वाइल रीडिंग. मोर अटेंशन ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस. फ्रेजेस होते हैं पोइम्स में जो कि हिडन मीनिंग्स एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उस पर आप अटेंशन सीख कर सकते हो बच्चों की. अवॉइड क्लैपिंग और टैपिंग द डेस्क बाय द पीपल्स. आप बच्चों को रिदम के साथ क्लैपिंग या फिर टैपिंग करने को मना कर सकते हो, बिकॉज इससे क्या होता है कि नॉइस क्रिएट होता है और जो रियल एसेंस है वो डिसअपेयर हो जाता है. पीपल्स आर ट्रेन्ड टू रिसाइट क्लियरली एंड करेक्टली. बीइंग अ टीचर यू शुड टेल देम द प्रॉपर वे टू रिसाइट एंड प्रोनाउंस प्रॉपर वर्ड्स ऑफ द पोइम. प्रैक्टिस इन ग्रुप्स, 1 or 2 ग्रुप्स. आप बच्चों की ग्रुप्स बना सकते हैं एंड पोइम्स के भी ग्रुप्स बना सकते हैं. 1 ग्रुप और 1 लाइन उनको बोल सकते हैं. प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन जब तक कि वो उस पोइम की रिसाइटेशन, उस लाइन की रिसाइटेशन प्रॉपरली नहीं कर पाए. प्रैक्टिस इन पेयर्स. पेयर्स में उनको जैसे 2 स्टेंजास का पेयर बना दिया, 1 स्टेंजा का पेयर बच्चों को बोलना है. अगेन एंड अगेन रिपीटेशन और रीडिंग करनी है इस, या फिर रिसाइटेशन करनी है इस पोइम की, स्टेंजा की. द वोल क्लासेस प्रैक्टाइज. सारे बच्चों को आप एक साथ बोल सकते हैं प्रैक्टिस दिस पोइम और रिसाइट दिस पोइम. सो
इससे क्या होगा कि जो स्लो लर्नर है वो भी सारे बच्चों के साथ मिलकर क्या करेंगे, एक साथ पोइम को रिसाइट करेंगे. दे विल फील कंफर्टेबल. रिसाइटेशन इज़ अ गुड आइडिया फॉर टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू ग्रुप टीचिंग. एक तरह से बोल सकते हैं हम इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी एक तरह से ये इन्वॉल्व कर सकती है. Now, few more suggestions while teaching a poem or teaching how to read a poem. The message of a poem is more important than the details. You should not give them details, just ask them to read the poem or recite the poem. The main theme of the poem is to be grasped. सी आपको बच्चों को पढ़ने को बोलना है, रिसाइट करने को बोलना है पोइम को, और उन साथ साथ उनको मेन थीम की जो नॉलेज है वो भी सिखाना है. क्या इसमें जो पोइट है वो कहना चाहता है. एक्सप्लेनेशन एंड प्रिपेराइजिंग पैराफ्रेजिंग डज नॉट क्रिएट एनी एंथुसियाज्म. एक्सप्लेन नहीं करना है आपको बच्चों को, एक सिंपल रीडिंग हैबिट उनमें डालनी है या फिर रिसाइटेशन हैबिट डालनी है. इससे अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो वो जो पोइम की सेंस है वो ख़त्म हो जाएगी. टीचर शुड प्रेजेंट द पोइम ओरली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम. फर्स्ट जस्ट बीइंग अ टीचर यू शुड प्रेजेंट अ पोइम. पहले आप टीचर होने के नाते आपको पहले एक बार मॉडल रीडिंग बच्चों को देनी है, रिसाइटेशन करवानी है पोइम की. उसके बाद स्टूडेंट्स को इमिटेट करने को आप बोल सकते हैं. वर्बल पर्टिकुलर्स शुड बी निगलेक्टेड. जो आप वर्बल पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि बीच में जो कोई पोइम को छोड़ के बात करना, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए क्लासरूम में. स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम एंड पोइट्स एक्सपीरियंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग. सो आप पिक्चर के थ्रू या टीचिंग एड के थ्रू पूरी पोइम के जो एसेंस है उसको डिपिक्ट कर सकते हो और बच्चों को बाद में बता सकते हो ये जो आपने पोइम रिसाइट की है इसका क्या मेन फोकस था, इसमें पोइट क्या कहना चाहता था. encourage pupils to do activities at the end of the class. so after recitation of poem बच्चों को पढ़ने के बाद आप उनसे एक्टिविटी भी करवा सकते हो, उनको पोइम को इनेक्ट करने को भी कह सकते हो. so these all are the suggestions while reading a poem or teaching a poem. So let's talk about the steps, various steps while teaching a poem in the classroom. First step is here, step 1. The teacher gives the gist of the poem in simple English. सबसे पहले being a teacher आपको बच्चों को gist of the poem देनी है कि इस poem में जो poet है वो क्या बताना चाहता है. और एक जिसको हम बोलते हैं PKT भी आप कर सकते हैं और gist of the poem भी आप बता सकते हो. प्रीवियस नॉलेज टेस्ट यानी कि आप जो टॉप पोइम का जो जिस्ट ऑफ द पोइम है उससे रिलेटेड कुछ बच्चों से बात भी कर सकते हो ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो. नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट मॉडल रीडिंग बाय द टीचर. सो बीइंग अ टीचर आप उनको एक क्विक मॉडल रीडिंग करके बताओगे जो आपकी पोइम है उसकी. देन स्टेप थर्ड, सेकेंड रीडिंग बाय द टीचर. अगेन हेयर जब आप रीडिंग करोगे थोड़ा रुक के करोगे. द टीचर रिसाइट अ पोइम अ सेकेंड टाइम. दिस टाइम द स्टूडेंट्स बुक्स आर ओपन एंड दे लुक द पोइम एट द टीचर्स रीड इट. फर्स्ट टाइम जब आप पोइम को रीड करोगे सेकेंड स्टेप पे तो आप उनको बोलोगे आज मैं आपको पोइम पढ़ा रही हूँ, पहले उसको फटाफट से सुनिए. तो उसको सुनेंगे. फिर थर्ड स्टेप में आप बच्चों को बोलेंगे अगेन उनको आप वो पोइम रिसाइट करवाओगे. पोइम को रीड नहीं बोलते हैं हम, वी कॉल इट रिसाइटेशन. हम रिसाइट करते हैं पोइम, रीड नहीं करते हैं. वी नरेट अ स्टोरी, वी टेल अ स्टोरी, वी डोंट रिसाइट अ स्टोरी. सो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए. जब आप पोइम रिसाइट करवा रहे हैं क्लासरूम में तो थर्ड स्टेप है आप बच्चों को बोलोगे ओपन योर बुक एंड जस्ट लिसन, लुक एट योर बुक्स, लुक एट योर पोइम. देन सेकेंड आप रीडिंग अगेन टीचर रीड करेगी. बीइंग अ टीचर आप अगेन उनको एक रिसाइट करोगे पोइम को. देन फोर्थ स्टेप इज द टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अननोन वर्ड्स गिवन इन द अननोन वर्ड्स टू स्टूडेंट्स विच आर अनफेमिलियर वर्ड्स. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं टीचर उनकी प्रोनाउंसिएशन और अपने प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएगी. फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हेयर द टीचर. फिफ्थ स्टेप में हेयर द टीचर आस्क्ड 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोइम. देन
फोर्थ स्टेप में टीचर उनको एक्सप्लेन करेगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ मीनिंग भी बताएगी। देन फिफ्थ में बच्चों से ग्रुप में रिसाइट करने को आप बीइंग अ टीचर बोल सकते हैं, रिसाइट द पोएम। और जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पर आप उनको करेक्ट करोगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम हेयर with correct pronunciation, stress, intonation, and in rhythm. Next step is step 6. At this stage, teacher puts some questions to the students in order to, test their comprehension of the poem. इस पोएम को रिसाइट करने के बाद उनको क्या समझ आया, इसके पोएम के रिगार्डिंग टीचर्स या फिर टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करेगी। नेक्स्ट इज seventh step. At this step pupils recite the poem in chorus. सारे बच्चे एक साथ जो पोएम है उसको रिसाइट करेंगे टीचर को कोरस में, ग्रुप में। इट हेल्प देम ओवरकमिंग शाइनेस। कई बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअली पढ़ने में ढंग से रिसाइट ना कर पाएँ, शाई, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ी है, यू नो इट वेरी वेल। सो वो जो सारे ओवरकम्स हो जाती हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म्स हैं वो इसमें फुलफिल हो जाती हैं जब आप कोरस में किसी पोएम को रिसाइट करते हैं। देन 8th पॉइंट है, 8th स्टेप है, लास्टली द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डू सम assignments at home. So this is also a step while teaching a poem. Then according to Thompson and Watt, they suggested 3 ways of introducing a poem. Thompson and Watt famous educationist हुए हैं, पोइट हुए हैं। उन्होंने कुछ फेमस स्टेप्स बताए, 3 ways बताए हैं। आप बीइंग अ टीचर उनको यूज़ कर सकते हैं while introducing a new poem to students. By reading a parallel poem, a poem similar in subject matter with the poem to be taught. आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज आपको जो आपने पोइम पढ़ानी है उससे सिमिलर पोइम आपको पहले बच्चों को सुनाओगे। सो अगर आपकी कोई टेक्स्ट बुक में पोइम है उससे मिलती जुलती पोइम आप खुद से कहीं से ढूंढोगे, क्रिएट करोगे, देन आप उसको एज अ फर्स्ट इनिशियल स्टेप आप उनको सुनाओगे, फिर आप उनकी टेक्स्ट बुक की पोइम सुनाओगे, उसको कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज बाय गिविंग अ जिस्ट ऑफ द पोइम एंड देन आस्किंग 2 or 3 सैम्पल क्वेश्चंस। सेम थिंग, आप उनको जिस्ट ऑफ द पोइम बताओगे और कुछ PKT प्रीवियस नॉलेज टेस्ट भी कर सकते हो, रिगार्ड कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय गिविंग थर्ड है, बाय गिविंग अ लाइफ स्केच, स्टाइल एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोइट। आप मोर ओवर बच्चों को पोइट के स्टाइल के बारे में, किस तरह का पोइट है वो, किस तरह का लाइफ स्केच है, लाइफ बायोग्राफी बता सकते हो उसकी, या किस तरह की पोइम वो लिखता है इसके बारे में भी आप बता सकते हो। दिस विल हेल्प योर स्टूडेंट्स मोर फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग इंग्लिश प्रोज। सो व्हाट इज प्रोज? प्रोज इज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। जब शब्दों को उनके सबसे बेस्ट तरीक़ों से लिखा जाए तो वो प्रोज है, अकॉर्डिंग टू S.T. Coleridge, फेमस पोइट एंड क्रिटिक। प्रोज इज़ मेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए प्रोज का निर्माण किया गया है। टीचिंग प्रोज मीन्स टीचिंग रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। जब बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ के साथ कुछ सिखाया जाए तो उसको प्रोज कहते हैं। द लर्नर्स आर टॉट द स्किल ऑफ रीडिंग। जो लर्नर है उनको रीडिंग स्किल इसके थ्रू सिखा सकते हैं। इट enables the students to understand the passage, to read fluently, to enrich their vocabulary and to enjoy reading writing. So vocabulary enhancement होती है and they enjoy while reading and they will be able to comprehend the content and then writing. It helps to improve their, इससे बच्चों का जो है न्यू वर्ड सीखते हैं बच्चे और फ्लुएंसी से जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं और उसको लिखते भी हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं समझ के। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर 4 skills, स्पेशली लैंग्वेज स्किल्स, LS, RW, listening, speaking, reading and writing. They can develop the ability to speak English. So finally, प्रोज जो हैं वो स्पीकिंग इंग्लिश को इन्हांस करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। So this is the meaning of prose. So जैसे कि आपने पोइम में किया है, पोइम्स के टाइप्स पढ़े हैं, टेक्निक स्ट्रक्चर पढ़ा है पोइम का,
विद डायग्राम विद फ्लो चार्ट। हेयर प्रोज जो है, प्रोज भी आप दो तरह के होते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। नॉन फिक्शन की अगर हम बात करें, नॉन फिक्शन में फिक्शन यानी कि कल्पना, नॉन फिक्शन यानी कि जो रियलिटी है। फिक्शन कल्पना पर आधारित, नॉन फिक्शन जो ट्रुथ है, रियलिटी बेस्ड है। मीन्स किसी की बायोग्राफी हो गई, कोई इंसिडेंट है बेस्ड ऑन द रियल थिंग। बट जो फिक्शन है वो कुछ भी फिक्ट्री यानी कि जो कि अजम्पशन है, मान्यताओं पर आधारित है, कल्पना है, कल्पना पर आधारित है। सो हम लेट्स टॉक फर्स्ट हेयर अबाउट द फिक्शन स्टाइल्स। फिक्शन के आगे कौन कौन से टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव हेयर फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स stories completely which are completely make believe with settings, characters and plots, जो कि बेसिकली जिसमें कि प्लॉट होता है यानी कि कथानक होता है, आपके पास करेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, एनिमल्स, मैजिक, न्यू वर्ड्स, समथिंग फैंटेसी जिसमें कि मैजिक के बारे में बात की होती है, एनिमल वर्ड के बारे में, किसी और यूनिवर्स के बारे में, किसी और चीज़ों के बारे में, जो कि फिक्ट्री है, फैंटेसी है। नेक्स्ट फिक्शन जो है वो हिस्टोरिकल फिक्शन भी होता है, रियलिस्टिक फिक्शन भी होता है। इट कैन बी हिस्टोरिकल एज वेल एज रियलिस्टिक। हिस्टोरिकल फिक्शन मीन्स जब प्रोज में किसी हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में बात की गई है या फिर किसी हिस्टोरिकल करेक्टर को डिफाइन किया गया है। देन रियलिस्टिक फिक्शन किसी रियलिटी किसी रियल स्टोरी को एलैबोरेट किया गया है। जो कि रियलिटी में पॉसिबल है, which could you know actually happen to someone or like you. This type is science fiction, which tells about the science, aliens, technology, robots, about future. Mystery fiction, detective, crime, criminal type of stories. Problem solving types of stories can be mystery fiction. So these all are the types of fiction. And non fiction की आप जो होती है, non fiction is all about reality, biography, letter, character sketch can be come under the non fiction. So let's talk about the aims of teaching prose to students. क्या aim है prose यानी कि fiction को पढ़ाने का बच्चों को? To give listening practice to the students. बच्चे प्रोज को सुनते हैं व्हेन टीचर रीड इट इन द क्लासरूम। सो लिसनिंग प्रैक्टिस होती है, लिसनिंग स्किल एनहांस होती है। टू गिव स्पीकिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स, दे विल डू मॉडल रीडिंग। फर्स्ट टीचर विल डू मॉडल रीडिंग एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द मॉडल रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर पहले बच्चों को टीचर मॉडल रीडिंग करके बताती है, फिर जो आपके लेसन प्लान के जो स्टेप्स है यू कैन एक्सप्लेन हेयर। Model reading 1 by the teacher, then again fast model reading. First model reading to give the idea, second model reading to make them read properly, and third step to give them meaning of difficult words. Fourth is model reading by the students, जब बच्चे किसी पैराग्राफ को मॉडल रीड करेंगे। जो आपके लेसन प्लान्स के स्टेप्स हैं, दोज स्टेप्स विल बी फॉलोड हेयर। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड लिसनिंग। लाउड रीडिंग एंड लिसनिंग की साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस बच्चों को आप करवा सकते हैं प्रोज के थ्रू। टू इनेबल देम टू हैव प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इंग्लिश करेक्टली, यू कैन मेक योर स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली। टू इनेबल द pupils to read English passage loudly with correct pronunciation. To enable pupils to comprehend the passage and grasp its substance and meaning. जो comprehend करके बच्चे जो पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं इंग्लिश पैराग्राफ में, वो उसकी मीनिंग को comprehend अपने शब्दों में लिख सके. To enable the pupils to express orally and in writing whatever they have read. जो उन्होंने पढ़ा है वो अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाए. This is the aims of teaching of prose or especially English prose. So let's talk about the specific aims according to the genre of the prose, types of prose.
सो अगर आप बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज सुनाते हैं या स्टोरी पढ़ाते हैं, सो what are the aims of story? The learners learn a few facts through the story, to teach morals, to mold one's character building होती है, बच्चों के अंदर न्यू मॉरल्स आते हैं, एंड न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग बच्चों को इससे पता चलती है, और बच्चे स्टोरी को पढ़कर इमेजिनेशन भी सीखते हैं. नेक्स्ट वी हैव हेयर स्पेसिफिक एम्स ऑफ प्ले. बच्चों को जब प्ले सिखाया जाता है, प्ले प्रोज, इट्स पार्ट ऑफ प्रोज, सो क्या उनके अंदर चेंजेस होते हैं, या फिर बायोग्राफी. प्लेस जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंग्लिश प्लेस, देन इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, डिफरेंट रोल्स को कनेक्ट करते हैं, और करेक्टर बिल्डिंग उनके अंदर, नए चरित्र का निर्माण उनके अंदर होता है. और इंग्लिश जो कन्वर्सेशन स्टाइल है, दैट कैन बी ऑल्सो टॉट टू देम. देन बायोग्राफी पढ़कर, इंग्लिश बायोग्राफी पढ़कर बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन. वो जिस तरह की बायोग्राफी पढ़ते हैं, उस तरह की खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं, अपने जो कैरेक्टर को ठीक बनाते हैं. इंस्पिरेशन फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ, टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ, they will be able to do, to inculcate in them desirable sentiments. अच्छे sentiments का उनके अंदर निर्माण होता है, अच्छे भावों का उनके अंदर निर्माण होता है. सो essay and composition are also part of prose. जब हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश ऐसे, so what are the aims of it? To help students to receive knowledge, उनको knowledge मिलती है. To make students curious about the subject of essay, क्या सब्जेक्ट है ऐसे का, वो उनको क्यूरियसिटी रहती है, सीखने की उनके अंदर एक ज़ील होती है. देन एक्सपोजर टू द स्टाइल ऑफ essay राइटिंग, हाउ यू कैन राइट अ essay, उनको ऐसे लिखना आ जाता है. देन अरेंज आइडियाज़ इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अगर आपके पास कुछ आइडिया है, थॉट्स है, तो आप कैसे उनको एक अरेंज वे में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. So when you teach them comprehension, they will be able to write correct English in responsible speed. वो इंग्लिश को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल स्पीड से लिख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, एंड they will familiarize the students, or it will familiarize the students with different styles of writing composition, different styles की composition they can make. Vocabulary of students will be enhanced. Pronunciation will be good, and they will recall things correctly, and they will gain new words. So aims and objectives are quite equal, दोनों सेम है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको पूछा जाए, यू कैन राइट दीज जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. why you teach English prose to students? What are the general objectives of teaching prose to students? It enables students to understand passage and grasp it easily, its meaning. Imagination, writing, ये सब कुछ हमने we already discussed about it. It will make students to to read the passage with correct pronunciation, stress, intonation, pause and articulation. Along with all these objectives or merits, they will be also able to communicate with each other, and they will be able to read English curriculum effectively. Vocabulary, idioms, phrases will be enhanced, developed. They will get new interest in literature. Whole skills, for all the 4 skills will be enhanced by the reading of prose, teaching of prose, reading, writing, listening and speaking. Now we have here steps for teaching prose, being a teacher. First step is to teach prose with with involvement और विद अ गुड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोज. जैसे आप पोइट्री में एक जिस्ट ऑफ द पोएम देते हैं, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देनी है उस प्रोज की थीम पर. व्हाट द ऑथर और नरेटर वांट्स टू टेल इट अबाउट दिस प्रोज. ओके, यू कैन टेक हेल्प ऑफ विजुअल एड्स. आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं, या आप खुद से हैंड ड्रॉ भी कर सकते हैं
कोई आप आजकल स्मार्ट क्लासरूम है, यू कैन शो देम द वीडियो ऑल्सो. द नेक्स्ट इज रीडिंग. After pre-reading, you will make them towards reading. You can in pre-reading you can ask them PKT, ask them question, previous knowledge test आप उनकी कर सकते हैं related to content. जिस टॉपिक के बारे में आप उनको प्रोज पढ़ा रहे हो उससे संबंधित आप प्रीवियस नॉलेज भी उनकी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं उनसे. सपोज़ आप महात्मा गांधी के बारे में आपके चैप्टर का, आपके प्रोज का नाम है महात्मा गांधी. So you can ask them, who is the father of our nation? और वो why we celebrate 2nd October? So you will get the answer. Next step is reading. It is very important step. Further we will discuss it. First, teacher क्या करेंगी? Teacher will give the moral reading and pupil will listen it silently, carefully. They will take care of intonation, stress, pause. Then next step is explanation and word meaning with the help of teaching aids, teacher or blackboard. Teacher will write difficult words on the blackboard or on the flashcards, give the pronunciation drill, ask the students to pronounce after her, and after that उसके बाद teacher बोलेगी मेरे पीछे आप difficult words को पढ़ो और pronounce करो. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग टीचर स्टूडेंट्स को बताएंगी. देन सेकेंड लर्निंग बाय द टीचर. अगेन टीचर विदाउट ब्रेक उनको एक पैरा पढ़ेगी और सुनाएगी. एंड हेयर दे विल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक एंड लुक इनटू द बुक. स्टेप इज साइलेंट रीडिंग बाय द पीपल्स. स्टूडेंट्स से कहा जाएगा अपनी किताबें खोलिए और साइलेंट रीडिंग करिए. Then comprehension questions for homework and post-reading. After reading the prose, post-reading can be there as evaluation. ये सारे lesson plans के step आप follow कर सकते हैं. And you can also explain the same steps of given in the lesson plan of English prose. So students, in this video we learned about reading. What is reading? Types of reading, intensive, extensive reading, aims of reading, especially English language, regarding English language. Then teaching and reading of English poetry, teaching and reading of English prose. This lecture is useful for both DLED and B.Ed.